नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो है जरूर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आप सभी को जो है दोनों जो ग्रुप है उसके लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप सभी की जो सीटेट की कंप्लीट तैयारी है करवाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्लासेस आपको मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इसके पीडीएफ चाहते हैं, इसके नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी विषय के जो बेस्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर सुपर मैराथन जो क्लासेस हैं, ये सब आपको इस बैच में देखने को जो है मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका जो सीटेट दिसंबर 2024 का जो बैच है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो रहने वाला है। ठीक है, इसको ज्वाइन करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। डीओजी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर हर जगह मिल जाएगा, डाउनलोड करके ओपन करो। यहाँ पे आना है कोर्स विद टेस्ट सीरीज पे, उसके बाद आपको सिंपली जाना है, यहाँ पर सीटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उस पर सीटेट पे क्लिक करके आप बाय नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद पे ऑनलाइन का स्कैन का ऑप्शन आता है, आप किसी भी माध्यम से, ठीक है, अगर आप खुद चलाते हो गूगल पे फोन पे तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके गूगल पे फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं चलाते हो, किसी दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है तो स्कैन पे क्लिक करो, आपके सामने ये स्कैनर ओपन होकर के आ जाएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करो, आपका पेड बैच जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जुड़ना है। तो जो लोग अच्छे से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से सब कुछ नोट्स चाहते हैं, तो चैनल पर जुड़े रहो और हमारा बैच जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, ये आप सभी से जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए डियर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाओ, जिससे जल्दी से क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप जानते हैं ये आपकी रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलती है, जिससे आप एक अच्छा सा स्कोर प्राप्त कर पाते हैं। और आप जानते हैं इस श्रृंखला को आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। तो ठीक है डियर, स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले प्रश्न को आप सभी लोग देखो और मेरे साथ साथ उत्तर करते रहो। बहुत ज़्यादा समय एक प्रश्न पे नहीं लेना है, जैसे एग्जाम में आपको फटाफट करना होता है वैसे यहाँ पर भी फटाफट करना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पे लगभग 30 सेकंड या 20 सेकंड का समय दूंगा। तो सबसे पहला सवाल आपके पास उपस्थित है, जल्दी से आप बता दीजिए। कहा गया है यहाँ पर पहले का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध चौथे से बताना है, और यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है 12 से 54 बना है, तो 8 से क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो सवाल जो है डियर ध्यान से देखो। अगर हम क्या करें, 12 को एक बार 5 से गुणा करते हैं, क्योंकि देखो 60 के करीब है, तो अगर हम 12 को 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 60 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भैया? 60 प्राप्त हो जाता है। और अगर 12 से हम 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 प्राप्त होगा, लेकिन 60 से थोड़ा सा कम है, यानी 54 है, 6 कम है। तो एक यहाँ पर अगली बार में हम क्या करेंगे, 12 को 2 से भाग कर देंगे। 12 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 6, और इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर साथ ही क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। आराम से आप देखो 12 का संबंध 54 से प्राप्त हो गया। सेम कंडीशन में अगला कर दो। क्या करो, सबसे पहली बात 8 को गुणा कराओ 5 से। 8 को जब आप 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। दूसरी बात 8 को आप भाग करो 2 से। 8 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। अब माइनस कर दो 4, कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा भैया? आराम से देखो, 40 से अगर आप 4 को माइनस करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? 36। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंसर भी कितना है? ऑप्शन नंबर ए में 36 दिख रहा है डियर। जिन्होंने 36 उत्तर कर दिया है उन सभी का एकदम सही और सटीक उत्तर आने वाला है। चलो अगले सवाल का उत्तर आप लोग फटाफट से बता दो। ये आपका सवाल है भैया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आप आसानी से इसको देख पाएं। आशा करते हैं इसको अब आप देख पा रहे होंगे ठीक से। कहा गया ए बी सी डी ई एफ जी और ओ 8 शहर हैं। ए सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में। याद रखो ये सभी शहर हैं ए बी सी डी, यानी 8 शहर हैं टोटल। आपके पास कितने शहर हैं? 8। आठों में से रखना है जो ए है वो सी के पश्चिम में है। ध्यान से चीजों को रखना है। जो ए हमारा होगा ए, याद रखो ए जो होगा वो किसके पश्चिम में होगा?
वो सी के पश्चिम में होगा, यानी अगर सी यहाँ पर है तो सी के पश्चिम में ए को रख देना है। सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से रखते हुए चलना है। कहा गया आगे लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। ये जो याद रखो, जो सी है, सी जो ए है वो सी के पश्चिम में है। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझें। जो ए है वो सी के तो पश्चिम में है, किंतु किंतु डी के पश्चिम में नहीं है। यानी जो ए है वो डी के पश्चिम में नहीं है। अगर ए डी के पश्चिम में नहीं है यानी डी जो है, डी स्वयं ए के पश्चिम में आ जाएगा, या हम कह सकते हैं जो ए होगा वो डी के पूरब में हो जाएगा। ये समझ लीजिए, क्योंकि ए अगर डी के पश्चिम में नहीं है तो ये इसके पूरब में हो सकता है ना। ये चीजें अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए इस बात को हम यहीं कहीं पर रख देते हैं आसानी से समझने के लिए। अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं चेंज कर सकते हैं। आगे कह दिया गया लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, ठीक है। डी सी के पश्चिम में है। जो डी है वो सी के पश्चिम में है। अगर डी सी के पश्चिम में है तो याद रखो, डी सी के पश्चिम में है तो देखो जो डी है वो सी के पश्चिम में है। आप कहेंगे सर जी हम डी को यहाँ कहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ कहीं रख देते तो याद रखो जो ए है वो डी के पश्चिम में हो जाता, सवाल गलत हो जाता। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा कि ये उत्तर इस तरह से हमने डी को सही व्यवस्थित कर रखा है। आगे कहा गया डी सी के पश्चिम में हो गया। कहा गया जो बी है वो सी के पश्चिम में है, बी भी सी के पश्चिम में है। अच्छा भैया बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। अब सी के पश्चिम में हम यहां भी ओ को बैठा सकते हैं, जो है डी को बैठा सकते हैं। डी सी के पश्चिम में है। याद रखो अगर सी यहां पर है तो पहली बात तो इसके लिए दो ऑप्शन हो सकता है डी यहां पर आपको दिखा कि डी सी के पश्चिम में है, और आगे कह दिया गया जो बी है वो भी सी के पश्चिम में है। यानी बी सी के पश्चिम में तो हो सकता है बी ए और डी के बीच में भी बैठ जाए, हो सकता है जो बी है वो ए और सी के बीच में बैठ जाए। क्योंकि सी के पश्चिम में आएगा तो यहां भी बी, और सी के पश्चिम में भी आएगा तो यहां भी बी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कहा गया लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। कौन? जो बी है, बी वह ओ के पश्चिम में नहीं है। यानी जो याद रखो जो ओ है, ओ इसको ध्यान से देखिएगा, जो ओ है वो किसके पश्चिम में नहीं है, बी के पश्चिम में नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। यानी जो बी होगा वो यहां नहीं बैठेगा, बी यहां नहीं बैठेगा। बी जब भी बैठेगा, अगर बी हमारा यहां हुआ तो ओ यहां नहीं बैठेगा, बी हमारा यहां हुआ तो ओ यहां नहीं बैठेगा। अगर बी यहां हुआ तो ओ यहां बैठ जाएगा, अगर बी यहां नहीं हुआ यहां हुआ तो ओ यहां बैठेगा। ये बात याद रखो। क्लियर? आगे बढ़ के पता चलता है। कहा गया ओ ए के पूर्व में है। जो ओ है वो ए के पूर्व में है। अब सवाल हमारे पास आसानी से प्राप्त हो गया। ए के पूर्व में है तो ओ इधर बैठेगा, इस साइड में बैठेगा। तो सबसे पहली बात तो इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, इस चीज को, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करो और सी को आप बैठा दो यहां पर। सी को यहां जैसे आपने बैठा दिया तो एक बात और पता चल गया कि जो ओ आएगा, ओ वो यहां पर आएगा, लेकिन बी के इधर नहीं आना चाहिए। यानी अगर हम बी को यहां बैठाते हैं तो ओ बी के पश्चिम में आएगा। इसलिए थोड़ा सा इंटरचेंज ये करना होगा आपको कि यहां पर आपको बैठाना होगा बी, यहां पर बैठाना होगा ओ। तो इस तरह से आपका ये लाइन तैयार हो जाएगा। और एक खास बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि सी के पश्चिम में ओ हो गया और सी के पश्चिम में बी हो गया। यही तो हमसे कहा गया कि जो बी है वो सी के पश्चिम में है, जो बी है देखो सी के पश्चिम में है। कहा गया लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, जो बी है ओ के पश्चिम में नहीं है। तो पश्चिम में, सॉरी डियर सॉरी, ओ के पश्चिम में बी नहीं है, सॉरी डियर, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने सही रखा था, ओ यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। क्योंकि हमसे कहा गया है, हमसे ये कहा गया है, ध्यान से समझिएगा चीजों को व्यवस्थित। यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ ओ होगा, यहाँ बी, यहाँ सी। कैसे होगा? बी सी के पश्चिम में है। ध्यान दो, जो बी है वो सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है, लेकिन
ओ के पश्चिम में नहीं है, जो बी है वो ओ के पश्चिम में नहीं होना चाहिए। तो देखो ओ के पश्चिम में नहीं कहां पर है, बी के पश्चिम में है। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान देना है। क्लियर है भैया, क्लियर है। आगे क्या बात कहा गया, ओ ए के पूर्व में है, जो ओ है वो ए के पूर्व में है। बैठ गया यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ओ ए के पूर्व में, लेकिन बी के पूर्व में नहीं है, लेकिन बी के पूर्व में नहीं है। ठीक है, बी के पूर्व में नहीं है। आप देख लो यहां पर जो हमारा ओ है, ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं। ठीक है, लेकिन बी के पूर्व में नहीं, देखो बी के पश्चिम में है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। कहा गया ई और जी ए और बी के क्रमशः 15 मीटर उत्तर की ओर है। अब ये आपको सवाल समझना होगा। यहां से कहा गया ई और जी, ई और जी ए और बी के क्रमशः 15 मीटर, ए और बी के क्रमशः 15 मीटर। आप जानते हैं ए और बी के बीच में दूरी जो है वो 15 मीटर की है ना। कितने मीटर की है, 15 मीटर की। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर में कहां पर हैं, क्रमशः पूरब में हैं। तो पूरब में ई और जी है, याद रखो ई और जी। तो ए के पूरब में ई होगा और क्रमशः के बाद जी हमारा आएगा, लेकिन इनके जो बीच की ये जो दूरी है ये 15-15 किलोमीटर की है। कितना कितना किलोमीटर की है, 15-15 किलोमीटर की है, याद रखना है। क्लियर है, उत्तर की ओर है। एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। जो एफ है वो ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। 15 किलोमीटर एफ को दक्षिण की ओर बना दो डियर, ये 15 किलोमीटर कहाँ आएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। कहा गया यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है, अब यहां पर सवाल आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है, यानी जो सुई उत्तर की ओर दिख रही थी वो सुई कहां दिखने लगी, पूर्व की ओर, यानी दोषपूर्ण हो गई। उत्तर की सुई पूर्व की ओर इंगित कर रही है। अब कंपास के अनुसार डी के परिक्षेप में एफ किस दिशा में है, याद रखना। डी के परिक्षेप में जो है आपसे पूछ लिया गया है कि ये आपका जो एफ है वो किस दिशा में है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, अगर रियल में अभी हम देखते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो डी से यहां पर एफ, यही तो कहा गया है। तो डी के परिप्रेक्ष्य में एफ किस दिशा में, यानी एफ किस दिशा में है डी के, ये हमें बताना है। तो याद रखो, अगर अभी हम बताएंगे तो यहां पर ये देखो ये उल्टा आ जाएगा। हमें क्या कर देना है, आराम से समझ लेना है कि ये चीजें क्या होगी, ये चीजें विपरीत हो जाएंगी, यानी उत्तर वाला पूरब में आ जाएगा। तो याद रखो, अगर उत्तर वाला पूर्व में आ जाएगा तो ये कितना डिग्री घूम रहा है, आप जानते हैं कितना डिग्री घूम रहा है, आसानी से देखो 90 अंश कैसे घूम रहा है, आप जानते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां पर चीजों को समझो, ये डी कहां है अभी तो आप जानो डी, अगर डी को हम 90 अंश घुमा दें तो 90 अंश घुमा देंगे तो ये आप जानते हैं डी अभी किस दिशा में है, डी किस दिशा में है। आप कहेंगे सर जी अभी जो डी है, डी की दिशा हमारे पास पश्चिम दिशा में है। तो यहां पर चीज को समझो कि अगर यहां पर हमारे पास चेंज हो जाएगा तो ये इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा, अब इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो आप आसानी से समझ लो कि जब इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा तो ये डी से समझना पड़ेगा, तो ये आपका उत्तर दिशा होगा और ये क्या होगा, पूरब दिशा होगा। तो उत्तर और पूरब आपका क्या आएगा, एकदम सही और सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जस्ट इसी का अपोजिट बन जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है इस कंडीशन में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आपका उत्तर याद रखना है, ठीक है। चलो तीसरा है, कहा गया राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 अंश के 3 मोड़ लिए
और फिर वामावर्त दिशा में 45-45 अंश के 2 मोड़ लिए। अब उसका मुख किस दिशा में है? बड़ा ही प्यारा सवाल है भैया, है ना। कहा गया राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलती है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, राधा है, राधा किधर चलती है? आप जानते हैं दक्षिण की तरफ चलती है 100 मीटर। अगर वो दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलती है, कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। फिर उसने दक्षिणावर्त, अब यहां पर चीजों को आसान कर लो, एक तरफ लिख लो दक्षिणावर्त, एक तरफ लिख लो वामावर्त। अभी मैं आपको आसानी से दोनों चीजें समझाता हूं। दक्षिणावर्त 45-45 अंश के 3 मोड़ उसने लिए, 45-45 अंश के, एक बार 45 अंश, दोबारा 45 अंश और तिबारा, 3 मोड़ लिए 45 अंश के। कहा गया फिर वामावर्त में 45-45 अंश के 2 मोड़ लिए, यानी एक बार 45 अंश उसने मोड़ लिया, अगली बार पुनः 45 अंश का मोड़ लिया। अब उसका मुख किस दिशा में है? याद रखो, हमेशा दक्षिणावर्त से वामावर्त कैंसिल हो जाता है, तो एक बार हमें 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाना है। यानी यहां पर आप डायरेक्शन को बना लो, क्या बना लो? डायरेक्शन को आराम से ऐसे बना लो। यहां से दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। सुई आपकी ऐसी आती है तो यहां से केवल 45 अंश यही घूमेगा। और ये दिशा कौन सा होगा? ये दक्षिण है और ये पूर्व जो है, आप जानते हैं दक्षिण है और ये क्या है? पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम है तो आप जानते हैं, आप जानते हैं चीजों को, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और क्या है? ये पश्चिम है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखना है आपको, दक्षिण और पश्चिम दिशा आपको यहाँ पर ध्यान दे देना है बिना किसी समस्या के। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? चलो, तो ये चीज आपको समझ में आया कि क्या हमारे पास जो उत्तर आएगा वो दक्षिण और पश्चिम आएगा। क्या आपको कोई समस्या हुई? अगर हम चाहें तो इसको मोड़ के भी बता सकते हैं, है ना, लेकिन आपको इस आसान तरीके से बताना। यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मेरी बात ध्यान से समझ लो, छोड़ो इसको, आप अभी भूल जाओ, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताना चाहता था लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझा के समझा देता हूँ। देखो, इतना तो आपको पता होना चाहिए, मेरी बात समझिए, इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो आपका है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। लेकिन जब कंपास दोषपूर्ण हो जाता है, क्या होता है? जब कंपास दोषपूर्ण हो जाता है, कैसा हो जाता है डियर? ये जब दोषपूर्ण हो जाएगा, तो जब कंपास दोषपूर्ण हो जाएगा तो आराम से नॉर्मली आप समझो, दोषपूर्ण होने के बाद उसने क्या समझाया है मुझे, है ना। दोषपूर्ण होने के बाद क्या समझाया गया है? पढ़ लो। यहां पर कहा गया कंपास के अनुसार, कहा गया कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है। यानी उत्तर दिशा को पूर्व दिशा बना दिया गया है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, है ना। जो उत्तर दिशा को इंगित कर रही थी, अब वो किसे इंगित कर रही है? पूर्व को। तो ये हमारा आ गया उत्तर दिशा। जैसे ये उत्तर बना, आप जानते हैं ये बन गया दक्षिण। यहां तक कोई डाउट रहा? जैसे ये उत्तर बना, ये बन गया दक्षिण। मेरी पूरी बात ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं उत्तर दिशा के जस्ट आप चलेंगे तो पूर्व दिशा मिलेगा। उत्तर दिशा से हम वामावर्त जो है दक्षिणावर्त चलेंगे 90 अंश तो हमें मिलेगा पूर्व। तो ये हो गया पूर्व और ये क्या हो गया? पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम हो गया। पश्चिम हो गया। ये क्रिया समझ में आई? तो ये क्रिया समझ में आई तो ध्यान दो, यहीं से तो हमें बताना है, यहीं से तो बताना है यही चीज। तो ये जब दोषपूर्ण कंपास आप बनाएंगे, मैंने अभी समझाया, जब आप दोषपूर्ण कंपास बनाएंगे तो अब आपका ये हो गया उत्तर, ये आपका हो गया आपका क्या? ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, ये आपका हो गया पूर्व, ये आपका हो गया पश्चिम और ये आपका हो गया दक्षिण दोषपूर्ण होने के बाद। तो भाई इसी के बीच में यही तो एफ है आपका।
तो उत्तर और पूर्व के बीच में ही तो उत्तर पूर्व आएगा। बस मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया था, आप समझ लीजिए, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब समझ गए होंगे ये हमारा सही कंपास है और वो दोषपूर्ण, ये सही है, ये दोषपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। कहा गया प्रश्न आकृति में दिए गए घन को खोला जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो खुले हुए घन के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। खुले हुए घन के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। आप क्लियर करके मुझे बताओ यहां पर कौन सा उत्तर सबसे सटीक होने वाला है। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझ लो। यहां पर देखो, आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी 5 और 6 को विपरीत नहीं बनने देना है। 5 और 1 को विपरीत नहीं बनने देना है। 1 और 6 को कभी विपरीत नहीं बनने देना है। यानी कभी भी 5 के अपोजिट 6 नहीं आएगा, कभी भी 5 के अपोजिट 1 नहीं आएगा, और कभी भी आप जानते हैं 6 के अपोजिट 1 नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। और कभी भी 5 के अपोजिट ना 6, ना 5 के अपोजिट 1, ना 6 के अपोजिट 1। चीजों को अब यहां से समझ लो। यहां पर देखो अल्टरनेट जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, 5 के अपोजिट देखो 1 बन रहा है, कभी मैंने कहा 5 के अपोजिट 1 बन ही नहीं सकता, पहला महागलत। दूसरी बात मैंने आपको समझाया 5 के अपोजिट 1 नहीं बनना चाहिए, देखो बन रहा है, ये भी गलत है ना, क्योंकि जो पास पास में होते हैं वो कभी अपोजिट नहीं बन सकते। यहां पर अगर हम देखें चीजों को तो 5 का अपोजिट 6 बन रहा है, देखो 5 का अपोजिट 6 बन रहा है। अल्टरनेट एक छोड़कर दूसरा अपोजिट होता है, ये आप जानते होंगे, ये भी नहीं बन पाएगा, तो अगला ऑटोमेटिक हमारा उत्तर डी हो जाएगा। बिना किसी समस्या के आप उत्तर कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करते हैं आप इसे बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे डियर। क्लियर हुआ यहां तक? आगे यहां पर चीजों को समझिए आप। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड हैं। याद रखो, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता या करते हैं। कहा गया सभी केक आइसक्रीम है, ठीक है। जितने भी केक हैं आपके, सभी केक को आप किसके घर में बंद कर दो? आइसक्रीम के घर में बंद कर दो। ये हो गए कौन? आइसक्रीम। सभी आइसक्रीम टॉफियां हैं। अच्छा भैया, जितने भी आइसक्रीम हैं वो क्या हैं? वो सभी के सभी आइसक्रीम टॉफियां हैं। क्या हैं? टॉफियां हैं। अब आपको निष्कर्ष पर आ जाना है। कहा गया सभी केक टॉफियां हैं, सभी केक टॉफियां हैं, बिल्कुल जो है जितने भी केक हैं वो सभी टॉफी के अंतर्गत हैं। तो सभी केक टॉफियां हैं, एकदम सटीक है पहला वाला, क्योंकि जितने केक हैं टॉफी के अंतर्गत हैं तो सभी जो है केक टॉफी बन सकते हैं। सभी टॉफियां आइसक्रीम है, महागलत है। सभी टॉफियां आइसक्रीम नहीं, कुछ टॉफियां आइसक्रीम हैं और सभी आइसक्रीम टॉफियां हैं, ना कि सभी टॉफियां आइसक्रीम। ये आपका गलत है। तो केवल पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर जिन्होंने कर दिया है उनका क्या होगा? एकदम सही उत्तर आ जाएगा बिना किसी समस्या के। क्लियर? अगला उत्तर आपको बताना है। चलो, क्या उत्तर आएगा आपका? सॉरी डियर। चलो, दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्याओं का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ध्यान से देखिए, 357 का संबंध यहां पर 73 से दिया गया है, यानी 73 से दिया गया है। तो आगे क्या आपका होने वाला है? हमें तो बेहद आसान सा लग रहा है डियर।
क्यों? क्योंकि 357 दिया गया है, इस 5 को छोड़कर इसको चेंज कर दिया गया है, यानी 7 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 7 को रखकर उत्तर कर दिया गया है। अगर यहां पर हम चर्चा करें इस वाले को, तो 2, 4 और 1 है, तो 4 को हटा दो, 1 के स्थान पे 2, तो यहां पर 12 होना चाहिए था, 21 है, गलत है। 138 है आपका, 138, तो 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, 8 को और 1 को यहां ले आओ, ये भी नहीं होगा, है ना। इसको देख लो, 4, 2 और 9, 2 को हटा दो, 9 को यहां ले आओ, 4 को यहां, 94 हमारा सही है, इसमें 2 ही अंक हैं, गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। जिन्होंने उत्तर बी कर दिया उनका बहुत ज्यादा गलत है, तो 94 हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? आगे, एक निश्चित कोट भाषा में डियर, है ना, एक निश्चित कोट भाषा में आपको दिया गया है SEREND को UIXMXP के रूप में कोडित किया जाता है। उस कोड भाषा में आप बताओ भैया NOTTIN के लिए कोड क्या होगा। आपको अब कोड बताना है, पहले इसको डी कोड करना है डियर, उसके बाद आपको कोड छांट लेना है। चलो ठीक है डियर, स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एस है साथी, एस के बाद ई है, ई के बाद आर है, आर के बाद ई है, ई के बाद एन है, एन के बाद डी है। यहां देखो यू है, आई है, एक्स, एम, एक्स और पी। 19, 5, 18, 5, 14 और 4, 21। चलो, ये 21 है, ये 9 है, यहाँ 24 है, यहाँ 13 है, यहाँ 24 है और यहाँ 16 है। देखो 19 से 21 हुआ, यानी 19 में आपने कितना जोड़ दिया है? 2 जोड़ दिया है, तो 21। 5 से 9 हुआ, यानी 4 जोड़ दिया गया है, 5, 4, 9। देखो 18 से 24 हुआ, यानी 18 में 6 जोड़ दिया गया है, 24। 5 से 13 है, यानी कि आप जानते हैं 5 में 8 जोड़ देंगे तो 13। 14 से 24 है, यानी कि हम कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे, 24। और यहाँ 12, 4 में 12 जोड़ देंगे, 16। सेम कंडीशन आप ट्राई कर लो, NOTTI और N को प्राप्त कर लो। इसका उत्तर यहाँ 14 है डियर, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14। सबसे पहले 2 ऐड करना है, अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो 14, 2, 16 पी हो जाएगा। फिर आपको 4 ऐड कर देना है, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 यस आ जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 26 जेड आ जाएगा। PSZ जहां होगा, PSZ जहां होगा, PSZ इन सब में है। अब यहां पर देखो, अगर 26 में आप 8 ऐड करेंगे, याद रखो, अगर आप 26 में, सॉरी 20 में आप 8 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 28 वर्णमाला में कोई अंक नहीं होता, जब 26 से अधिक आ जाए तो माइनस कर लेते हैं, आएगा 2। 2 का मतलब होता है भैया बी, तो यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। अब ये हमारे पास चेक कर लो, ये जहां पर उत्तर होगा PSZZ है, काट दो, PSZA है, काट दो, PSZB है, यहीं से उत्तर प्राप्त कर लो। आगे हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके बाद 10 जोड़ देना और 10 के बाद क्या जोड़ देना? 12 जोड़ देना, आपका सेम उत्तर प्राप्त हो जाएगा आराम से। अगर आप यहाँ पर 10 जोड़ देते हैं तो आपको 19 मिल जाएगा S, और फिर आप 12 जोड़ देते हैं तो 26 आपको Z प्राप्त होगा, यानी PSZ BSZ आपका सटीक उत्तर होगा डियर। क्लियर है? अच्छा है, मस्त है, बिल्कुल। चलो, कहा गया हो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में शेष 11 छोड़ती है। प्रत्येक मामले में शेष 11 छोड़ती है, आपको ये उत्तर बताना है। यानी जब भी हम
कहा गया वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में कितना छोड़ती है, यानी शेष फल कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। आराम से आप समझ लो वो कौन सा होगा, जल्दी से आप बताओ। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो 15, 16, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लो। किसका? 15, 16, 18 और 20 का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम में आप सीधा सीधा 11 ऐड कर दो, वही आपका संख्या हो जाएगा। या आप चाहो तो इनमें से विभाजित करके ट्राई कर लो। विभाजित करके ट्राई करने का एक आसान सा नियम होता है, तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे आप जानते होंगे यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है और यहाँ 20 है। सबसे आसान मिलेगा 15। 15 में आप जानते हैं जो फैक्टर होगा 5 होगा और 3 होगा, यानी 15 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, यानी इस संख्या में हम 3 से भाग करें जिसमें और भाग करने के बाद उसमें 11 आए तो वह हमारा सही हो जाएगा। तो आराम से आप ट्राई करके देखो एक एक ट्राई करोगे, थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा, है ना, चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। तो देख लो आप फटाफट, देखो जरा, आप अगर ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं तो आप जानते हैं ये 3 आपका, ये जो आपका होगा 3 से, तो आप काटेंगे कैसे? आप जानते हैं 3 दूना 6, एक बच्चा यहाँ पर, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आप काटेंगे। आप जानते हैं जो यहाँ पर 731 है, इसे सबसे पहले आप 3 से काट दो। तो 3 से काटोगे तो इतना ज्यादा समय आप बर्बाद क्यों कर रहे हो? सीधा इसका एलसीएम निकाल लो डियर। क्या निकाल लो? एलसीएम। कैसे निकालोगे? 15, 16, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना आप जानते हैं क्या? बताना जरा, एलसीएम निकालना जानते हैं क्या? सबसे पहले आप इसे भाग और गुणा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा नहीं, 15 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा। अगली बार आप पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अगली बार आप सीधा किससे काट दीजिए? 5 से। किससे काटेंगे? सीधा 5 से काट दो, या 5 के पहले आप किससे काट दो? 3 से काट दो। काटोगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, है ना, यहाँ 4 आएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब आप एक बार इसे 5 से काट दो। जब 5 से काटेंगे 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। समझ गए? अब आगे जब आप ट्राई करेंगे तो ये 4 बचा और ये 3 काटेंगे तो 4 और 3। अब आप इनको क्या करो? आपस में गुणा करा दो। तो आप गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 12 पंचे 60 होगा और 60 को 3 से गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं छात्र 18 180 होगा। 180 को 2 से गुणा कराएंगे, 180 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा कितना? 360। 360 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 720। अब 720 में सीधा 11 जोड़ दो तो आएगा कितना? 731। ये आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का सवाल है, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, आपके पास उत्तर 731 ही आएगा। आगे कहा गया 3 संख्याओं ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है और ए बी सी बराबर 46 है। सी और ए के बीच का अंतर आपको ज्ञात करके बता देना है। क्या अंतर इनके बीच में आने वाला है? चलो फटाफट से आप सभी लोग छाप दो। तीन संख्याओं ए बी और सी के बीच में संबंध। ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है, तो ए बी सी। अब सबसे पहली बात तो आप किसका निकालो? सी का 2/5, है ना। तो ये चीजें आप समझ लो। हम मान रहे हैं कि जो सी होगा, सी हम मान ले रहे हैं एक्स है। क्या है? एक्स। तो अब हमें यहां से चीजें मिल पाएंगी। तो अगर हमें बी का बताना हुआ, बी का, तो बी का अगर हमें बताना हुआ तो आप देखो
यहाँ पर कहा गया है सी का बी सी का 2/5, जो बी होगा वो सी का 2/5 होगा, यानी 2 यानी 2/5 यक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 यक्स आराम से हो जाएगा। आप यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं, है ना। आगे जो हमारा आएगा, अब सी का निकाल लो आप। सी बराबर क्या होगा, आप जानते हैं सी बराबर अगर हम यहाँ से प्राप्त करें, सी तो हमारा प्राप्त हो गया, बी का मान आपने यहाँ देख लिया। अब आप क्या कर दो, अब आप यहाँ से चीजों को जो है व्यवस्थित कर दो। व्यवस्थित कैसे करेंगे, अगर हमें ए बराबर कितना दिया गया है, ए बी का 1/3 है, तो ए बराबर क्या करेंगे 1/3, 1/3 हो गया। और बी बराबर आप क्या कर देंगे, याद रखो बी बराबर हमें क्या दिया गया है 1/3, और यहीं पर गुणा करा दो किससे, आप जानते हैं 2/5 से, और यहीं पर आप क्या करा दो 2/5 यक्स से आप क्या करा दो, गुणा करा दो। और बराबर में अब आप बराबर में क्या प्राप्त कर लेंगे, 5×3 = 15 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी हमने क्या प्राप्त कर लिया, 2/15 एक्स। ये आपका मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया, तो ये मान प्राप्त हो गया। अब आप आराम से चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दो। हमें दिया गया है a + b + c बराबर कितना, देखो 46, कहाँ है 46, इतना हमें ज्ञात है। a का मान आपने निकाला है 2/15 एक्स, क्या निकाला है आपने 2/15 एक्स, प्लस में b का मान आपको पता है कितना है 2/5 एक्स, क्या है 2/5 एक्स प्राप्त है, और प्लस में आपको पता है c बराबर क्या है, x है। इन सब का बराबर कितना है 46, इन सब का बराबर कितना है 46 प्राप्त हो गया है। इतना समझ में आया। अब इन सब में अगर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो नीचे 15 हमारे पास कितना आएगा, आराम से हमारे पास 15 एलसीएम आएगा। बाकी गुणा कराओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2x, कितना दिखेगा, आप आराम से देखो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। और 5 से इसमें गुणा करेंगे 3 बार, तो 3 दूना 6, आपके पास आएगा 6x, प्लस x है अभी यहाँ पर x, तो x है तो इसको गुणा कराएंगे 15 बार ही जाएगा, 15x आ जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर लो तो आएगा कितना, देखो 15 15 6 21 और 2 23x, कितना आया 23x बट्टे में 15, यहां तक समझ पाए। और बराबर में क्या आपका आ गया 46, क्या आ गया 46। आप जानते हैं इसको यहां से काट दो, आप जब इसको यहां से काटेंगे तो कितना आएगा 23 दूना 46 प्राप्त हो गया। तो आपको मिला x बराबर कितना, x बराबर मिला 30, क्या मिला x बराबर प्राप्त हो गया 30। अब आप आराम से उत्तर प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे उत्तर, ध्यान से देखो, हमें कहा गया C और A के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी C का और A के बीच का हमें टोटल क्या प्राप्त कर लेना है, C और A के बीच का अंतर चाहिए। तो C और A के बीच का अगर हम अंतर प्राप्त करना चाहें तो व्यवस्थित ढंग से आप कैसे करेंगे, A हमारे पास कहाँ है A, तो आप कहेंगे A हमारे पास कहाँ प्राप्त किया आपने यहाँ पर, और C कितना प्राप्त किया है X, तो X पहली बात तो यहाँ पर चीजों को कर दो, X माइनस का कितना आएगा 2/15 X, इसी का तो हमें अंतर चाहिए, यही तो अंतर चाहिए डियर ना। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप करेंगे तो हम इसको ले जाएंगे तो कितना आएगा 13/15। देखो एक एक स्टेप करके मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, कितना आया ये x आ गया। अब इसको बराबर में हमें करना है तो हम कितना करेंगे, हम करेंगे 13/15, है ना 13/15, और यहीं पर हमारे पास कितना कर दो गुणे में 30, 15 दूना 30, 13 दूना 26, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख गया। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने उत्तर किया उनका सही है। कहा गया 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, यानी 32 गुणे 20 पहले कर लो, इनका टोटल वजन प्राप्त कर लो। तो आपको टोटल वजन प्राप्त करना है तो हम कितना कर देंगे 640 केजी हम इनका टोटल वजन प्राप्त कर लेंगे। आगे कह दिया गया 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है, यानी 2 पुरुष को हम
और ऐड कर लेंगे। 2 पुरुष का मतलब यहाँ पर अब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22 लोग हो जाएंगे, जिसमें 2 पुरुष आएंगे। 2 पुरुष में कौन आएगा, ए प्लस बी को इंक्लूड करना है। तो अब हमारे पास 22 गुणे 34 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 22 गुणे 34। अब 22 गुणे 34 करेंगे तो यहाँ पर ट्राई कर लो कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा हमारे पास। यहाँ पर गुणा कर लो 34 गुणे में 22 तो आएगा कितना, 8 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, 8 6 14 और 748 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 748 किलोग्राम ये आपके पास आ गया। अगला अगर हमें ट्राई करना है, कहा गया ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलो है। ए का वजन बताना है यदि बी का वजन क्या है, 40 किलोग्राम है। तो सबसे पहले आप ए और बी के बारे में जान लो, ए और बी का वजन कितना है। तो आप कहेंगे सर जी ए और बी का वजन, पहले दोनों का वजन प्राप्त कर लो। आप जानते हैं ये 20 का वजन था और ये 22 का है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, अगर हमें ए प्लस बी का वजन चाहिए, ए प्लस बी का कुल वजन प्राप्त करना है ना, ए और बी का वजन चाहिए, तो हम ए बी यहां नहीं थे तो इसको हम यहां से माइनस कर देते हैं। माइनस करके देख लो, यहां पे सीधा सीधा माइनस इतना कर दो। आप कहेंगे यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 0, यहां टोटल यानी ए और बी का कुल वजन, ए प्लस बी का वजन कितना प्राप्त हो गया, 108 किलो। हमसे कहा गया है बी का वजन 40 किलो है। बी का वजन कितना है भैया, 40 किलो। तो अगर बी का वजन 40 किलो है तो ए का वजन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 108 से -40 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा कितना, 6, यानी 68 किलो होगा ए का वजन। किसका पूछा गया है, ए का वजन पूछा गया है। 68 किलोग्राम जिन्होंने उत्तर कर दिया ए का वजन, उनका भैया क्या होगा, एकदम सही उत्तर होगा, एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो। ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर देंगे। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ यानी ए प्लस सी उसी कार्य को एक साथ 20 दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इन सब का एलसीएम ले लो। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे भैया हमारे पास 60 आएगा, 60। तो अगर हम ए और बी का एक दिन का कार्य लें तो 12 पंचे 60, ए और बी का एक दिन का कार्य 5 होगा और बी और सी का एक दिन का कार्य 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये इनका एक दिन का कार्य हो गया। क्या हो गया, ये इनका एक दिन का कार्य हो गया। तो यहां पर आप देखो बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार, तो हमारे पास आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर में एक दिन का कार्य हो जाएगा कितना, 5 4 9 और 3 12। ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो 6 होगा। इन दोनों का एक दिन का कार्य 6 होगा। तो ये जो तीनों मिलकर 60 काम खत्म करना होगा, तो 60 काम करे, एक दिन में 6 कार्य करते हैं तीनों मिलकर, 60 काम खत्म करने में टोटल 10 दिन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा भैया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को उत्तर कर दिया है उन सबका क्या होगा, एकदम सही होगा, एकदम सटीक होगा। क्या 10 दिन आप सबका आया है? चलो, यदि वर्ष 2001 में 26 जनवरी शुक्रवार को है तो 27 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा? ध्यान से देखो, कहा गया 26 जनवरी 2001 को क्या है, 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार है भैया? शुक्रवार है। 26 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, तो 27 जनवरी को पूछा गया है।
27 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से जानते हैं चीजों को निकालना। यहां से डिवाइड कर लो। पहले आप वर्ष को काउंट कर लो। वर्ष में आप जानते हैं वर्ष में 2001 और 2 में 1 वर्ष का अंतर है, कोई लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। यहां मंथ सेम है, 26 के अलावा 27 है, 1 दिन का अंतर यहां है। 1 और 1 टोटल 2 दिन हो गए, यानी 2 दिन आपके अंतर आएंगे। तो 2 दिन अंतर आए तो आप शुक्रवार में 2 ऐड कर लो, तो 2 ऐड कर लोगे तो आपके पास रविवार का उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार का उत्तर। क्लियर है कि आपके पास रविवार आ गया? चलो आगे। यदि 10 अगस्त 1980 को रविवार था, 10 अगस्त 1980 को रविवार था डियर, तो 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार होगा? मैंने आपको कहा पहले वर्ष का काउंट कर लो। 1980 और 88 के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर है। अब 8 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? आप जानते हैं पहली बात तो 80 स्वयं लीप वर्ष है, लेकिन 80 काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखो हम 10 अगस्त तक पहुंच चुके हैं। जब तक 29 फरवरी उसमें ऐड ना हो तब तक भैया हम लीप वर्ष काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए काउंट नहीं होगा। तो यहां पर आप जानते हैं ये अगस्त हमारा काउंट नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 1980 छोड़ो। उसके बाद आएगा 1984 और 88। आप जानते हैं 2 लीप वर्ष होंगे, या सीधा 4 से भाग कर दो तो 2 लीप वर्ष आ जाएंगे। टोटल 10 आए, 10 को आप 7 से भाग करो, विषम दिनों की संख्या आई, 3 विषम दिन यहां मिले हैं। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम 3 ऐड करेंगे। सेम कंडीशन यहां पर देखो, मंथ में कोई मतलब नहीं, यहां पर अंतर ले लो। आप जानते हैं कितने दिन का अंतर है? टोटल 14 दिन का अंतर है। अगर 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन आएगा, यानी सीधा 3 विषम दिन है। हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं 1980 से 88, 3 जोड़ेंगे तो अगर बुधवार उत्तर आप कर पा रहे हैं तो आप सबका एकदम सटीक है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं बुधवार उत्तर करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक उत्तर आना चाहिए। जिन्होंने भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर दिया है उन सबका एकदम सही है। इस उत्तर का जवाब दीजिए आप। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। पायल, चूड़ी, अंगूठी और घड़ी। पायल, चूड़ी, अंगूठी और घड़ी, बेहद आसान सा सवाल है, इसका उत्तर आप जल्दी से कर दो। पायल आप जानते हैं पैरों में पहनने की वस्तु है, बाकी चूड़ी, अंगूठी और घड़ी ये हाथों में पहनी जाती हैं, है ना। आप जानते हैं ये चूड़ी, अंगूठी और घड़ी हाथ में पहनने वाले वस्तु हैं, जबकि पायल पैर में पहना जाता है, तो भिन्न आपका ए हो जाएगा। आगे निम्न कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि कौन सी दलील मजबूत है। कहा गया कथन महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री भारत में कानूनी बनाई जाती है। कथन क्या है? महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री और भारत में कानून बनाई जानी चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। महत्वपूर्ण अंगों की बिक्री भारत में कानून बनाए जाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री को भारत में कानूनी बनाया जाना चाहिए, है ना। क्यों बनाया? अब कहा गया क्यों बनाया? कहा गया नहीं, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगला कहा गया नहीं, इससे गलत प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा कहा गया हाँ बना लो, यह मानव अंगों की अवैध बिक्री का अंत करेगा। अब इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा
ये समझना है। पहला कहा गया नहीं, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो ध्यान दो, कहा गया है मानव अंगों की, जो महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री है, इसको भारत में कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके चलते मानव अंगों की हो रही अवैध बिक्री का अंत होगा। तो एक प्रकार से सही बात है भाई, है ना। जो लोग चोरी कर रहे हैं, बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, तो इससे समस्या हो रही है। तो आपके पास जैसे कोई मृत व्यक्ति है, उसका पोस्टमार्टम आप कर रहे हैं, तो उसका जो महत्वपूर्ण अंग है उसको निकालकर आप कानूनन बिक्री कर सकते हैं, तो सही होगा, है ना। आप कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर कहा गया नहीं, खिलाफ होगा संस्कृति के, बिल्कुल खिलाफ ऐसा नहीं, गलत है हमारा। दूसरा, नहीं, इससे गलत प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। कहा गया हाँ, यह मानव अंगों की अवैध बिक्री का अंत करेगा, ये सटीक है भैया। यह मानव अंगों की जो अवैध बिक्री है, अगर ऐसा कानून आ गया, है ना, कहा गया कि ये जो महत्वपूर्ण बिक्री है, ऐसा कानून बनाया गया, तो ये क्या होगा, ये जो अवैध बिक्री है उसका अंत कर देगा। फिर लोग कानूनन जो है इसका बिक्री करने लगेंगे, और ऐसा व्यक्ति उसी का बिक्री कर पाएगा जैसे मान लो किसी ने डोनेट किया है कोई अंग। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति जानता है कि मैं मृत होने वाला हूं, मेरी जो लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो वो अपने अंग दान कर देते हैं, ये मेरे अंग किसी को दे दीजिएगा, तो वो चीजें जो है आप जानते हैं कही गई हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल तीसरा मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो आपका एकदम सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कहा गया है हमारे पास 32, 130, 348, 734, आगे क्या आएगा? अंतर निकालो इनके बीच में फटाफट, क्या अंतर आएगा और क्या हमें आगे उत्तर लाना है। 32 से 130 में देखो 98 का अंतर आया है, प्लस 98 जोड़ा गया। लेकिन 130 से 148 में अगर आप देखो तो सबसे पहले 8 का अंतर, एक का अंतर और 2 का अंतर, 218 का अंतर है। अगर इसमें आप ट्राई कर लेते हैं तो आप जानते हैं, यहां पर अगर आप ट्राई करते हैं, है ना, तो आप जानते हैं यहां पर आएगा 6, है ना भैया, यहां पर आप जानते हैं आएगा 8, और यहां पर आएगा 386। 98, 218 और 386, ये अंतर भी हमारे पास आया। लेकिन ये किस प्रकार का अंतर है, अभी एक स्टेप और चल के हम पता कर पाएंगे। अगर यहां पर हम अंतर को प्राप्त करें और यहां से यहां तक प्राप्त करें तो हमारे पास कुछ उत्तर आ सकता है। 98 से 218, 98 से 218 में अगर हम अंतर को देखें, अगर हम अंतर को देखें तो यहां पर 120 का अंतर है कि नहीं, है बताना जरा। 120 का अंतर आपको दिख रहा है कि नहीं? और 218 से यहां पर देखेंगे तो हम देख सकते हैं 168 का अंतर दिख रहा है मुझे। कितने का अंतर दिख रहा है? आप देखो जो है 168 का अंतर दिख रहा है। अभी भी हमें कुछ नहीं मिला, तीसरे स्टेप तक चलो। अब 120 और 168 में आप देखो 48 का अंतर है। कितने का अंतर है? 48 का अंतर है। यहां तक आपको दिख गया होगा। सीधा सीधा यहां पर 48 का एक अंतर और निकालो, 48 में एक अंतर और निकालो और फिर इस अंतर को लाकर यहां जोड़ दो, यहां पर लाकर जोड़ दो। 48 को आप पहले इसमें जोड़ो 168 में, 168 में आप जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8 8 16, है ना, 16 आएगा, 6 4 10 11 आएगा, 1 1 2 216। अब 48 का अंतर जोड़ेंगे, कितना आएगा? 216 आया। ये 216 386 में जोड़ दो, 386 में जोड़ोगे तो आपके पास यहां वाला अंतर प्राप्त हो, क्योंकि तीसरा स्टेप हमें चाहिए ना यहां का अंतर। तो आएगा कितना? 6 6 12 2 आएगा, 8 1 9 1 10 आएगा, और 3 2 5 1 6। आप जानते हैं 602 आया। अब इसका अंतर 602 आया, यहां पर जो आएगा वो इसमें 602 जोड़ दो, तो 734 में आप 602 ऐड करेंगे तो आएगा 6, आएगा 3, आएगा 6 6 12 1 13,
1336 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1336 भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। जिन्होंने भी उत्तर कर दिया है उन सबका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है डियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ों को यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे। आपके लिए सेशन अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। थोड़े से अच्छे अच्छे प्रश्न आज आप थे, होपलेस नहीं होंगे। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बेहतरीन ढंग से, आप जानते हैं इन सभी को प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। आप ऐसे सवालों को, छोटे छोटे से सवाल प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात होती है, वहां से हम छोटे छोटे सवाल भी लाएंगे, लेकिन इन सवालों को भी करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों और बड़े भाइयों का और बड़ों का सम्मान करिए। यही आपके लाइफ में संस्कारों को प्रेजेंट करते हैं, यही आपके नींव होते हैं, स्तंभ होते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो डियर।